हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सी डी एस गुरुजी 94 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आज सी डी एस का मैथमेटिक्स सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सी डी एस गुरुजी 94 को। ठीक है, इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है, सपोर्ट भी करना है। ध्यान दीजिए आप सी डी एस गुरुजी 94 को क्या करें, सब्सक्राइब करें। साथ में यहाँ पे मैं लाइव क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये बेल आइकन लगा रखा है, तो कृपया आप सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का जो सी डी एस एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी डी एस एग्जाम के लिए। तो इसमें जो मैथमेटिक्स है, इसमें जो मैं फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, सर्कल, वृत्त। ठीक है, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो मैंने ये पहला ही चैप्टर उठा लिया है, सर्कल, जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इजी भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर को कंसेप्ट के साथ, पहले कंसेप्ट उसके बाद उसी पे क्वेश्चंस, ये नहीं कि पहले पूरा कंसेप्ट बता दिया फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएं, तो कंसेप्ट तो याद ही नहीं रहता है। जब आप कंसेप्ट करिए, लर्न करिए, उसको समझिए, और उसी पे जस्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट कंसेप्ट है, पहले इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वृत्त, सर्कल, जिससे क्वेश्चन 4 या 5 तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। जब आप बेसिक से कोई चीज़ समझते हैं, तब आपको क्वेश्चंस करने में या समझने में, कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जब वही आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, तो समझ में क्वेश्चन तो कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाते हैं तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप घुमा कर पूछ देगा तो फिर आप फंस जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो इसी को लेकर के मैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, उसके जस्ट बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें वृत्त की, तो वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्त किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या मुख्य बातें होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करें सर्कल की। ठीक है, सर्कल क्या है, तो यह एक सर्कल है, आपको पता है, लेकिन इस सर्कल को हम लोग कैसे बताएं कि यह एक सर्कल है। ठीक है, तो देखिए, एक निश्चित बिंदु, ठीक है, एक डेफिनिट पॉइंट के अराउंड, चारों तरफ समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या समझना आपको, कि एक निश्चित बिंदु, क्या मैंने अभी जस्ट बोला कि एक निश्चित बिंदु, देखिए यहाँ पे, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्थित, इसके चारों ओर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वह वृत्त कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो ये तो आपको कंप्लीट हो गया होगा कि वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल। ठीक है, एक डेफिनिट पॉइंट के अराउंड, एक डेफिनिट डिस्टेंस पे, चारों तरफ, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे सभी पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, तो यह जो फिगर बनता है वह क्या कहलाता है जी, सर्कल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे परिधि की, ये परिधि क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे परिधि, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब ये जो है, जो सर्कल हमने अभी जस्ट बनाया, ठीक है, ये जो हमने सर्कल अभी जस्ट बनाया, इसमें देखिए, यह जो है, इनके बिंदुओं को जब हमने मिलाया, तो यह जो दूरी है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, परिधि बोलते हैं। इसके चारों तरफ ये जो दिख रहा है, यह अगर सपोज करिए एक रस्सी को आप ऐसे लीजिए और इसको चारों तरफ ऐसे मिला दीजिए, तो यह जो लेंथ है, यह, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब आपको ये समझना है कि परिधि किस तरह से मापेंगे। मान लीजिए कि आपने एक रस्सी लिया और उसको चारों तरफ ऐसे क्या कर दिया, जमीन पे ऐसे रख दिया, ठीक है, फ्लोर पे, फर्श पे ऐसे रख दिया। अब मैं बोलूँ कि उस रस्सी की लंबाई बताइए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे बोलेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर होता है जी, यहाँ पे नोट करेंगे आप, क्या, वृत्त की परिधि। परिधि तो आपने समझ लिया कि जिस डॉट डॉट पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, मिलाया, वही क्या कहलाती है, परिधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करें वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, आपको ये लर्न रखना पड़ेगा कि 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। ठीक है, इसको आपको लर्न रखना है, 2πr। यहाँ पे 2π जो है वो कांस्टेंट है, r क्या है, तो r की अगर हम बात करें तो वह है इसकी त्रिज्या।
ठीक है, परिधि था इसलिए मैंने अभी जस्ट बता दिया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। यहाँ पे देखिए मैंने परिधि रेडियस त्रिज्या की बात कर रखा है, यहाँ पे देखिए वहाँ मैंने बता दिया परिधि। अब इसको देखिए, त्रिज्या को देखिए, तो त्रिज्या क्या होती है, इसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना होगा कि केंद्र से परिधि तक की दूरी ही क्या कहलाती है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक है, और इस त्रिज्या से आप किसी भी वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके जस्ट हम बात करें यहाँ पे जीवा की, छोटी छोटी पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे। जब ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान देते हैं तो फिर आगे क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया क्या, कि केंद्र से, इसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक के जो डिस्टेंस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है। अब बात करें यहाँ पे हम जीवा की, तो जीवा देखिए, ठीक है, जीवा देखिए, जीवा किसे कहेंगे, अगर जीवा की बात करें तो यह वृत्त है, क्या है, यह एक वृत्त है, और इस वृत्त के केंद्र के इस इधर या उधर कहीं भी, उसके ऊपर या नीचे, इस तरह से अगर लाइन जो हम खींचेंगे, यह इसकी जीवा कहलाती है। और यह वृत्त तक ही सीमित रहेगी, इसके परिधि तक ही सीमित रहेगी। तो यह जो दूरी है, यह जो रेखा है, रेखाखंड है, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है सर्कल में सबसे ज़्यादा जीवा का ही यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसको भी आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो जीवा आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, तो किसी भी सर्कल में, ठीक है, उसके सेंटर से ऊपर या नीचे, ठीक है, अपवर्ड या यहाँ पे डाउनवर्ड की बात करें तो कहीं भी अगर एक रेखा खंड खींची हो, एक रेखा खींची हो, तो यह क्या कहलाती है, इसकी जीवा कहलाती है। जब यही जीवा इसके केंद्र से होकर गुजर जाती है तो इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं, जिसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए कि जीवा क्या होता है। जीवा केंद्र के इधर से या फिर इधर से, तो ये इस समय ये जीवा है, जीवा तो यह भी है, लेकिन जैसे यह केंद्र से गुजर गई, इसका नाम क्या हो गया जी, व्यास हो गया, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यह क्या है, व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायमीटर। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर बात करें वृत्त की, त्रिज्या आपको पता हो गया, परिधि पता हो गई, तो यहीं पे हम लोग जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या जानेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल भी जानेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोट भी आप करेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल है क्या, इसको देखिए, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वह होता है जी πr²। इसको आप लर्न रखिए। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहिए, साथ में क्या करिए, आप नोट्स भी बनाते रहिए। जब आप नोट्स बनाएंगे, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, तो फिर क्वेश्चन देखिए, अभी इसी पे क्वेश्चन है, आगे मैं क्वेश्चन दे रखा हूँ। ठीक है, इस पे सारे क्वेश्चंस कराएंगे अभी जस्ट। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है जी πr²। ठीक है, वृत्त की परिधि अगर बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यह होता है जी 2πr। यह भी आपको लर्न रखना है। साथ में यहाँ पे यह जो व्यास है, इस व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, दो त्रिज्याएं होती हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह वृत्त है, और इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यह भी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या ही है। और इस पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो एक व्यास में कितनी त्रिज्या है, एक त्रिज्या यह, एक त्रिज्या यह, मतलब अगर जोड़ें r + r तो कितना हो गया जी, 2r। तो एक व्यास में, एक डायमीटर में दो रेडियस, दो त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, ये पहले से आप जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें वृत्त की परिधि की, जो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने 2πr लिख रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2r × π। क्या लिख सकते हैं, 2r × π। तो यहाँ पे 2r किसके बराबर है, देखिए 2r किसके बराबर है, तो 2r जो है बराबर है d के। जब 2r d के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d।
डी इंटू पाई। तो यह वृत्त की परिधि पाई इंटू डी भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको व्यास दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी परिधि क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, डी इंटू पाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखना है, क्योंकि ये आपको जो है टाइम को बचाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके टाइम को क्या करेंगे, बचाएंगे। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जानेंगे चाप के बारे में। किसके बारे में, चाप के बारे में। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यह हमने एक बनाया वृत्त, क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। तो यहाँ पे किसी भी वृत्त की परिधि का एक खंड चाप कहलाता है। देखिए, किसी भी वृत्त का एक खंड जो है, वृत्त की परिधि का खंड क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, यह चाप हो गई। बात करें, यह चाप छोटा है तो लघु चाप, यह चाप क्या है, छोटा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही क्या है, चाप है। इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। किसी भी वृत्त की परिधि का, किसी भी सरकमफ्रेंस का कोई एक पार्ट क्या कहलाता है, छोटा सा पार्ट है तो वह लघु चाप हो जाएगा। और देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा पार्ट है तो इसको हम लोग दीर्घ चाप, जिसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या बोलते हैं कि माइनर आर्क है, और ये मेजर आर्क है। लघु चाप बड़ा, और ये दीर्घ चाप। तो यहाँ पे चाप तो है, लेकिन ये किस टाइप का है, तो यह लघु है। यहाँ पे लिख देंगे लघु चाप मतलब छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह भी वृत्त का एक भाग है, वृत्त की परिधि का एक भाग है, यह भी चाप है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक चाप है। चाप है तो किस प्रकार का है, बड़ा चाप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप, जिसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। ये हो गया दीर्घ चाप। दीर्घ चाप है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में क्या करना है, लॉक करके रखना है, क्योंकि इसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि यह क्या है, चाप। चाप के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस कर लिया कि चाप किसे कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। कोई भी सरकमफ्रेंस से, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होगा, छोटा है तो वह हमारा माइनर आर्क हो गया, बड़ा है तो मेजर आर्क बोलेंगे। आगे अगर बात करें यहाँ पे वृत्तखंड की, किसकी बात करेंगे, वृत्तखंड की। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें वृत्तखंड की, तो देखिए यहाँ पे वृत्तखंड, वृत्तखंड देखिए, वृत्तखंड को हम लोग समझेंगे इस प्रकार से। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड क्या है, जब किसी वृत्त को उसके जीवा द्वारा अलग कर दिया जाए। किसके द्वारा, उसके जीवा द्वारा। यह है वृत्त की जीवा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यह एक वृत्त है, और इस वृत्त को दो भागों में उसके जीवा द्वारा, उसके कॉर्ड द्वारा क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किसके द्वारा, उसके कॉर्ड द्वारा क्या किया गया, अलग किया गया। तो यह जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। क्योंकि यह जो पार्ट है ना, एक जीवा द्वारा, एक कॉर्ड द्वारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। जब यह कॉर्ड द्वारा अलग हो गया तो यह वृत्तखंड कहलाएगा। और यह वृत्तखंड इतना सा आप देख रहे हैं, यह छोटा पार्ट दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। इसको भी याद रखिए, है ना। ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो है आपको अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, मतलब माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। यही सारी चीजें आपको थोड़ा सा सीखना है। ये हो गया जी हमारा माइनर सेगमेंट। और इसी वृत्त में देखेंगे, इसी वृत्त के खंड में यह पार्ट जो है, देखिए पूरा बड़ा सा पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, क्या, दीर्घ वृत्तखंड, मतलब मेजर, मेजर सेगमेंट। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आप क्या करें, माइंड में लॉक करें। अब देखिए, अभी इसी से संबंधित आपसे एरिया भी पूछ लिया जाएगा, तो अभी इसी पे मैं डिस्कस करते रहा। तो हमने बताया कि यह जो है लघु वृत्तखंड है। ठीक है, जब जीवा से, जब कॉर्ड से कोई भी सर्कल अलग हो जाए या उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो यह जो पार्ट होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। और वृत्तखंड में ये छोटा है तो इसलिए लघु माइनर सेगमेंट बोलेंगे। बात करें यहाँ पे जो बड़ा पार्ट है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये बड़ा पार्ट है, तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड, जिसको हम लोग मेजर सेगमेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, माइंड में लॉक करना है।
तो ये हमने बता दिया वृत्तखंड और वृत्तखंड से संबंधित ये सारी चीजें। अब बात करें एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल, यहीं पे सारी चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो है एक वृत्त है, क्या है जी, एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त है। देखिए यह एक वृत्त है, यह वृत्त की त्रिज्या है, मान लीजिए ये जीवा हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को हम लोग दिखाएंगे आर से, और यह जो है लघु वृत्तखंड जिसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, यह लघु वृत्तखंड। अब मैं बोलूं कि इस वृत्त की त्रिज्या आर है और इसका क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ, इसका एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यह हमारा क्या है, रेडियस है। इसके लिए आप एक फार्मूला लर्न कर लें, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पार्ट का एरिया निकाल कर इसमें ट्रेंगल माइनस करना पड़ेगा, ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सीडीएस का एग्जाम देना है, तो सीडीएस का एग्जाम देने के लिए हमें क्या चाहिए, एक छोटा सा ऐसा ट्रिक टाइप का चाहिए कि जो डायरेक्ट आंसर इसका हमें ला कर दे। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे फाइंड करेंगे, हम लोग लिखेंगे लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर बात करें इसको तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा एरिया ऑफ, इंग्लिश में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करिए कि इस पूरे का एरिया फाइंड करिए, क्या करेंगे, आप यह पूरा एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, यह पूरा एरिया फाइंड करिए यहाँ से यहाँ तक का। अब इसकी एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, देखिए यहाँ पे यह हमारा हो गया जी व्यास, सॉरी जीवा, और इस ये हमारा हो गया वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग बोलते हैं जी पाई आर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। अब आपको क्षेत्रफल केवल इतने दूरी का निकालना है, जो मान लीजिए थीटा डिग्री कोण बना रहा है, सेंटर पे क्या बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे। अब ये त्रिज्या है इसकी, अब मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए पूरा निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल होता कितने का है, 360 का। तो 360 डिग्री में से आपको कितने का चाहिए, केवल थीटा डिग्री का ही चाहिए, तो यहाँ पे राइट करते हैं थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या, 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये आपको भी याद करना है, ये भी आपको याद करना है, लर्न रखिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें समझ में आपको आनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया कि ये पूरा क्षेत्रफल, ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये जो एरिया निकालने के लिए हमने यूज कर लिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसमें से हमें माइनस करना है क्या, यह ट्रेंगल, यह त्रिभुज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है क्या, ध्यान देना आपको, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आप ये चाहते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये थीटा बाई 2 यूज ना करके एक सिंपल सा यूज करें, तो इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, इसके जगह पे आप यूज करेंगे यहाँ पे, यह थीटा बाई 2 हटेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इसको देखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। माइनस कर देंगे यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2, क्या माइनस कर देंगे, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा, क्या माइनस कर देंगे, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, लर्न रखेंगे। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चंस आगे मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए हमने वृत्तखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमने बता दिया। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल करके यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे समझिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की एरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे सपोज करिए कि यह जो है क्या जी, यह जो है माइनर सेगमेंट है, लघु वृत्तखंड है। अब मुझसे कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। किसका, दीर्घ वृत्तखंड का। इसका क्षेत्रफल बताइए आप, किसका, इस पार्ट का। ठीक है, इस पार्ट का आप क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो क्या करेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पूरा फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर से, और उसमें से यह एरिया जो है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ क्या, मेजर सेगमेंट। तुरंत आ जाएगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये सारी चीजें हमने बता दी। अब बात करेंगे हम लोग त्रिज्यखंड की। ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ से ये मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज पूरा। और आगे देखिए, ये पूरा नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए, तब तो आप जो है कुछ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल, त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको देखिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे त्रिज्यखंड को। ठीक है, त्रिज्यखंड को देखिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल। इस सर्कल में ध्यान दीजिएगा, यह जो है सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। जब किसी सर्कल को दो पार्ट में उसके रेडियस से अलग कर दिया जाए, उसके त्रिज्या से अलग कर दिया जाए, दो पार्ट बनाया जाए। अभी जो मैंने बताया था सेगमेंट, तो वहां पे ये कॉर्ड जीवा से अलग हो रहा था, लेकिन अब जो है किससे अलग हो रहा है, अब जो अलग हो रहा है ये रेडियस त्रिज्या से अलग हो रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्योंकि यह छोटा पार्ट है तो यह लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। जब किसी त्रिज्या से वृत्त का खंड किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड, मतलब सर्कल ऑफ, यहाँ पे बोलेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या से अलग हुआ। और यह त्रिज्यखंड छोटा है, क्योंकि ये तो बड़ा इधर है, छोटा ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। लघु त्रिज्यखंड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। जब रेडियस से कोई पार्ट अलग होता है तो इसको सेक्टर बोलते हैं, और जब कॉर्ड से कोई पार्ट अलग होता है तो उसको सेगमेंट बोलते हैं। ये माइंड में ला करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बोलेगा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तो फिर वहां पे आप फंस जाएंगे कि किसको बोलते हैं। तो जैसे ही बोलेगा त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर, तो समझ जाइएगा कि वह रेडियस का पार्ट है। अगर बोल दिया कि वृत्तखंड, तो समझिएगा कि वह कॉर्ड जीवा का पार्ट है। तो यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और यह जो बड़ा पार्ट दिख रहा है इतना सा, ठीक है, यह जो बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या से तो यह भी अलग हुआ है और यह बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड, यह दीर्घ त्रिज्यखंड है, मतलब मेजर सेक्टर है। ठीक है, क्या है ये, मेजर सेक्टर। इसको आप लर्न रखिए, यह मेजर सेक्टर है। अब इनकी एरिया, इनका क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो देखिए, ये मैं हटा रहा हूँ, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया कि त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, तो इनका क्षेत्रफल भी कैसे निकाला जाएगा, इस पर फोकस करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, देखिए आप, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल से संबंधित, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो सेक्टर्स हैं उनका। यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया और ये इसका सेंटर है, यह जो है त्रिज्यखंड पार्ट है, ये इसकी रेडियस है, और केंद्र पर जो है इसके सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। जब ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो मैं बोलूँ कि इस त्रिज्यखंड, इस माइनर सेक्टर का क्या बताइए, एरिया बताइए। तो यहाँ पे राइट करेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नोट करिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह है जी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये आपको माइंड में क्या करना है, लॉक करके रखना।
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो आप इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर अब बात करें यहाँ पे, अगर ये इतना सा थीटा डिग्री है, एक चीज ध्यान दीजिए, यह सर्कल है, इस सर्कल के केंद्र पे यह जो त्रिज्यखंड है, छोटा लघु लघु त्रिज्यखंड, ये थीटा डिग्री बना रहा है, और आपको ये पता है कि टोटल जो है 360 डिग्री का होता है। अगर ये टोटल 360 डिग्री का है और उसमें से ये थीटा है, तो इतना सा पार्ट कितना डिग्री का होगा? तो इसको राइट कर लेंगे 360 माइनस थीटा। यह जो है 360 माइनस थीटा डिग्री का होगा, क्योंकि ये थीटा टोटल 360 डिग्री 360 डिग्री का होता है, जिसमें से अगर ये थीटा डिग्री है तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? 360 में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब बात करें हम लोग दीर्घ त्रिज्य खंड की, इसकी बात करेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड की। तो देखिए इसमें, इसको मैं हटाता हूँ। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यह हो गया जी सर्कल, ये होगी त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस आर। अब दीर्घ त्रिज्य खंड की बात करें तो यह पार्ट है, यह वाला पार्ट है ना? तो अगर ये थीटा डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा जी? 360 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए इसकी एरिया, किसकी एरिया? दीर्घ त्रिज्य खंड का। ठीक है, दीर्घ त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल चाहिए, मतलब किस पार्ट का एरिया चाहिए? हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए, इतने का। तो यह जो है दीर्घ त्रिज्य खंड है, मतलब ये मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर की एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा क्या? एरिया ऑफ, यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, अब थीटा के प्लेस पे क्या आ गया? थीटा के प्लेस पे आ गया 360 माइनस थीटा डिग्री। क्या आ गया? 360 माइनस थीटा आ गया। ये जो है क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे जो ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है सेंटर पे, वह 360 माइनस थीटा डिग्री बन रहा है। तो इसके प्लेस पे जो थीटा बाई 360 हमने राइट कर रखा था, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 360 माइनस थीटा डिग्री। क्या राइट कर लेंगे? 360 माइनस थीटा डिग्री। अब यहाँ पे फोकस आपको ये करना है कि ये सारी चीज़ें कैसे आए। जैसे मान लीजिए कि आप 10 में से 5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो कैसे राइट करते हैं? 5/10 है ना? 10 में से आपने कितना मार्क्स लाया? 5, तो 5/10। उसी तरह से 360 डिग्री में से आपको कितने का एरिया चाहिए? तो ओनली चाहिए हमें 360 माइनस थीटा डिग्री का। तो हमने राइट कर लिया 360 माइनस थीटा, मतलब टोटल में से कितने का? तो टोटल में से 360 माइनस थीटा का। तो यही मैंने राइट कर लिया पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाई 360। तो ये हो गया जी एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है? समझना है, अच्छे से याद रखना है, माइंड में लॉक करके रखना है, तभी इस पर जो है आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक ये फिगर डाल रखा हूँ, तो इस पर देखिए। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ। मैंने यहाँ पे चाप की बात कर ली कि चाप क्या होता है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, उनके क्षेत्रफलों से संबंधित मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, यह जो है त्रिज्या है, ये इसकी चाप की लंबाई है, और ये केंद्र है सेंटर, और इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पे थीटा डिग्री कोण बना हुआ है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इसको ध्यान दीजिए। चलिए, अब थीटा डिग्री का यहाँ पे क्या बना है? कोण बना है। ठीक है, इसके केंद्र पर। तो आपको एक चीज और याद रखना है कि कोण बराबर क्या? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है जी? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू चाप, चाप मीन्स आर्क, आर्क बाय रेडियस। क्या हो जाएगा? आर्क बाय रेडियस। इसको ध्यान रखना है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर आपको
यहाँ पे कोण दे दिया जाए, त्रिज्या दे दिया जाए और बोला जाए कि आप चाप की लंबाई बताइए, तो फिर इसका यूज करेंगे क्या, कोण बराबर क्या जी, चाप बटे त्रिज्या। कोई 2 दे देगा, 1 पूछा जाएगा, तो इस फॉर्मूले पे आप रख करके करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो कोण है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी माइंड में ला कर रखें। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये जो कोण है यह रेडियन में होगा, किसमें होगा, रेडियन में। तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, ठीक है। अगर डिग्री दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करके ही रखेंगे, तब जाकर यहाँ से आपको चाप की लंबाई या त्रिज्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, नहीं तो फिर अभी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझना क्या है, अगर मैं इन सारी चीज़ों का यूज करूं तो बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे चाप की लंबाई आप निकालेंगे। डायरेक्ट आ जाएगा, चाप की लंबाई एल जो है, न तो इसको रेडियन में न तो डिग्री से, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इससे जो बताने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे ये समझिए कि एक तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइंड करना है चाप की लंबाई, तो कैसे फाइंड करेंगे, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई की अगर बात करें तो देखिए, चाप की लंबाई यहाँ पे राइट कर देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आर्क होता है, ये जो है क्या है जी, चाप है, यही तो चाप है, अभी जस्ट मैंने जो बताया था। इसको हम दिखाते हैं किससे, एल से। तो चाप की लंबाई चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो इसके लिए आप देखिए टोटल दूरी कितनी है जी, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी हमारी क्या है, 2 पाई आर है। उस 2 पाई आर में, 2 पाई आर में एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हटाता हूं, इसमें ऐसे कर लेते हैं, टोटल दूरी कितनी है 2 पाई आर, टोटल एंगल कितना है तो 360। इस 360 में कितने डिग्री का चाहिए, तो ओनली थीटा डिग्री का चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, यही हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई क्या, 360 डिग्री। यहाँ से डायरेक्ट आप चाप की लंबाई निकालेंगे, कैसे, मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, टोटल एंगल 360, इस 360 में से कितने दूरी का चाहिए, ओनली थीटा डिग्री का ही चाहिए। तो हमने क्या लगा दिया, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। इससे आप जो है चाप की लंबाई डायरेक्ट निकालेंगे, ना तो यहाँ पे रेडियन का झंझट है, ना तो फिर डिग्री का। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 60 डिग्री दे दिया, तो 60 डिग्री यहाँ पे रख दिए, अब जो यहाँ पे एंगल आएगा, जो सॉरी रेडियस आएगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चाप की लंबाई निकलेगा। लेकिन यह डिग्री है और यह एक नंबर है, यह रेडियन में है। कोई भी नंबर हमेशा रेडियन होता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये रेडियन है, ये डिग्री है, फिर इसका मैच ही नहीं बनेगा, या तो इसको डिग्री में करिए तो फिर रेडियन में करिए, और लेंथ ऑफ आर्क हमेशा रेडियन में आएगा। तो रेडियन में आने के लिए इसमें हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट इसको निकालना, तो यहाँ पे क्या करिएगा, पाई बाई 180 क्या कर देंगे, रख देंगे। अब ये जाकर के डायरेक्ट हमारा लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना ये है कि जो डिग्री है उसको रेडियन में रखना है, रेडियन में रखने का मतलब ये हुआ कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रखना है, तब तो जाकर के आप क्या फाइंड कर पाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क, आपकी लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी मैंने डिस्कस कर लिया, और आपको ये बता दिया कि कोण बराबर क्या होता है जी, चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आपको ये माइंड में करना है तैयार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे दे रखी है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें कुछ थोड़ा सा डट डट करके आ रही हैं, तो इसको चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे वृत्त के केंद्र से जीवा के, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या मतलब, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। मैं ये बता रहा हूं यहाँ पे कि वृत्त के केंद्र से, क्या, वृत्त के, देखिए यहाँ पे वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, तो जीवा हमारा यही है, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है।
ये आपको माइंड में लॉक करके रखना है। यह जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा इसी पे। ठीक है, क्या मैंने बोला? वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को, तो ये हमारे यहां से यहां तक की दूरी जीवा कहलाती है। इस जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यह मिलाने वाली रेखा है केंद्र से, यह जीवा पर लंब होगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको माइंड में लगा रखना है। ठीक है, जब यह इस पर लंब होती है तो इसको समद्विभाजित भी करती है। मध्य बिंदु होने का मतलब क्या, कि यह पार्ट जो है, इतना सा पार्ट, ध्यान दीजिए, यह इतना छोटा सा पार्ट जो है, इस छोटे पार्ट के यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, तो यह दूरी जो है इस दूरी के बराबर होती है और लंबवत भी होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज था। मीन्स लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। देखिए, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये हमेशा जो है इस पर क्या होती है, लंबवत होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, ये आपको माइंड में लॉक करके रखना है। साथ में ध्यान दीजिए, अगर यह लंबवत है, देखिए यहाँ पे एक फिगर और बनाता हूं, समझाता हूं। यह जीवा है, क्या है, यह जीवा, और ये इस पे लंबवत है। आपको पता है लंबवत है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके सामने क्या होता है जी, 90 डिग्री के सामने ऑलवेज कर्ड होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पे इरेज करता हूँ, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे मैं राइट कर देता, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया। बात करें यहाँ पर, तो यह जो खड़ी दिख रही है ना, ऐसे खड़ा है, ये लंबवत है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर। यह परपेंडिकुलर है मतलब लंब है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो है यह आधार होता है, जिसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, बेस। ठीक है, यह हमारा बेस हो गया। अब यहां से एक चीज आपको और माइंड में लॉक करके रखना है कि कर्ण आधार और लंब में क्या संबंध है। तो आपको पहले से पता है कि लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर यह कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यह पाइथागोरियन थ्योरम है, यह पाइथागोरस थ्योरम है। इसको माइंड में लॉक करके रखना है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीजें आपको माइंड में लॉक करके रखना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मींस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अगर लर्न रखते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अभी देखिए इस पे क्वेश्चंस आएगा और मैं उसको अभी सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप, मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्या करें, माइंड में लॉक करें और नोट्स पे जरूर बनाएं। नोट्स आपको बनाना ही है। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के, देखिए यहाँ बनाता हूँ फिगर, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर, किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वह कॉर्ड पर हमेशा क्या होती है, हमेशा हमेशा लंबवत होती है और कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये भी आपको माइंड में लॉक करके रखना है। देखिए, तो इसी से संबंधित अभी क्वेश्चंस बनेंगे, अभी हमने जस्ट बताया, और इसको आप माइंड में लॉक करके रखेंगे कि यह जो जीवा होती है यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी अगर इसके सेंटर से कोई लाइन खींची जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए पहला क्वेश्चन इस पे आ गया, और यहाँ पे शायद आपको ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसको, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है? 8 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, ये 8 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि इसके एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। क्या? क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे इंग्लिश में ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए। इफ द रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, किसी सर्कल की, किसी वृत्त की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है,
वो 8 सेंटीमीटर है। लीजिए मैंने एक रेडियस बनाया और इसको दे दिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर मैंने क्या कर लिया, राइट कर लिया। उसके जस्ट बाद कह रहा है कि द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, और इसके एक कॉर्ड की जो लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर है। इसके जीवा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 12 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि इसके केंद्र से इस जीवा की लंबाई, दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। इसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। यही बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। इसके केंद्र से, इसके सेंटर से इस जीवा की, इस कॉर्ड की दूरी बताइए। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए जस्ट मैंने बताया कि अगर इसके केंद्र से कोई लंब रेखा खींची जाती है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और यह ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इसके पहले जस्ट मैंने यही बताया था। तो जब ये परपेंडिकुलर होती है और यह दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी जी, 6 सेंटीमीटर होगी। ये टोटल तो है 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यह जो सेंटर से लाइन आने वाली है इस पे परपेंडिकुलर भी होती है और इस जीवा को, इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है, समद्विभाजित कर देती है, और ये परपेंडिकुलर भी होती है। तो यहाँ से हमें चाहिए किसकी डिस्टेंस, यही चाहिए। तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि यह आधार हो गया, 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण हो गया, और यह जो है लंब हो गया। हमें यही डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस देना है। कर्ण का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था। तो हाइपोटेनस की अगर बात करें तो यह जो है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो वह जाहिर सी बात है कि हाइपोटेनस कर्ण है। तो कर्ण के सामने 8 है तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की बात करें तो यही डिस्टेंस हमें चाहिए, यही है ना, क्योंकि केंद्र से जीवा की दूरी चाहिए। तो केंद्र यहाँ पे, जीवा ये, तो केंद्र से जीवा की दूरी तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस की बात करें तो बेस का स्क्वायर मतलब आधार, तो आधार जो है 6 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 6 का स्क्वायर, ये हो गया जी 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और बात करें लंब, लंब का स्क्वायर है तो लंब छोड़ दीजिए क्योंकि यही तो चाहिए, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये प्लस 36 है, इधर लाएंगे 64 माइनस 36 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 64 से 36 माइनस कर देंगे तो 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब ये जो है पी का स्क्वायर है, क्या है, पी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये हटता है तो आपको पता है कि इधर क्या लग जाता है जी, करड़ी लग जाता है। तो करड़ी में 28 का मान जो आने वाला है 2 करड़ी में 7 आएगा। ये कैसे आ गया जी, ये 2 करड़ी में 7 सेंटीमीटर होगा इसकी दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी जो है इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, कितने लोगों को ये भी दिक्कत होगा कि करड़ी में 28 को कैसे लिख दिया गया, तो इसको देख लीजिए। करड़ी में 28 है तो क्या इसको मैं 4 गुणे 7 तो कर ही सकता हूँ। और करड़ी में 4 का मान कितना होता है जी 2, तो 2 बाहर आ गया, लेकिन 7 बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने राइट कर दिया 2 करड़ी में 7। ठीक है, 2√7 सेंटीमीटर इसके सेंटर से, इसके केंद्र से, इसके कॉर्ड, इसके जीवा की दूरी होगी। समझ में आ गया होगा, यही आपसे पूछा था। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वो ऑफ इट वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, इसके कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसके केंद्र से इसके कॉर्ड की दूरी बताइए, मैंने बता दिया। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जो अभी मैंने इंपॉर्टेंस बताया उसी पे यह क्वेश्चन बताया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इस पे। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप से दिख रहे हैं, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे पहले इसको समझिए। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल
is 5 centimeter. The length of one of its chord is 8 centimeter. Then find the distance of the chord from the center. सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हिंदी में मैंने क्वेश्चंस को टाइप करवा रखा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ, समझिए इसको, ठीक है, इसको आपको समझना ये है। देखिए इफ इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखिए इसको, ये हो गया जी सर्कल। इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, इसके कॉर्ड्स की जो एक कॉर्ड्स की जो लेंथ है वह 8 सेंटीमीटर है। इसके कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, कह रहा है कि इसके सेंटर से इसके केंद्र से इस कॉर्ड की, इस जीवा की दूरी ज्ञात करिए। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया इसी पे सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसको आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र से इसकी जीवा की दूरी बताइए, है ना, कॉर्ड की डिस्टेंस बताइए। तो आपको पता है कि यह जो केंद्र से रेखा इस जीवा पर जो आती है वो लंबवत होती है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, क्योंकि मैंने ये डिस्कस पहले कर दिया। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा जी? 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि अब हमें ये लंबवत दूरी निकालना है। तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मीन्स कर्ण का स्क्वायर। चलिए ऐसे इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब की बात करें तो लंब भी तो हमें नहीं दिया है ना, परपेंडिकुलर ही तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मतलब आधार, आधार कितना है जी? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर बराबर, अगर हम बात करें कर्ण, तो कर्ण जो है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने जो होता है हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कितना है जी? 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गया जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये 16 प्लस में उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 16, घटाएंगे तो कितना आएगा? 9, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? करड़ी, तो करड़ी में 9 का जो मान होता है वह 3 होता है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वह 3 सेंटीमीटर है। और ये चीज़ें आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? माइंड में लॉक हो जानी चाहिए, ठीक है। यह इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये फिगर बनाया, इसको समझाया, साथ में यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बताया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो टाइपिंग में है थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइपिंग में ये मिस्टेक की बात करें तो एक्चुअल में पूरा दिख नहीं रहा है साहब में, लेकिन ये जो इंग्लिश में राइट है ना ये पूरा एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसको अभी जस्ट मैंने बताया, आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्धवृत्त, ये जो लिखा हुआ है ना अर्धवृत्त लिखा है, क्या लिखा है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है जी? समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या? इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी है, देखिए इसको पहले समझ लीजिए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अर्धवृत्त में मतलब एक वृत्त है, इसके आधे वृत्त में जो बना कोण होगा वह समकोण होगा, चाहे कहीं भी हो। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये चीज़ें जो है आपको माइंड में लॉक करके रखना है, क्या कि अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण, कोई भी त्रिभुज अगर बनाया जाएगा तो वह ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या?
कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण जो होगा वह समकोण होगा। ये चीजें आपको जो है माइंड में लॉक करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमने बता दिया, अब यहाँ से आगे बताते हैं ये कैसे होता है। ये सारे थ्योरम्स है ना, ये प्रूफ जो है क्लास 9th 10th का है। आगे देख लेते हैं, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, तो वह त्रिभुज समरूप भी होता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती हो, तो वह जो त्रिभुज बनेंगे वह क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, वेन टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल हो जाए एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एक ही रेशियो में हो जाए। कहने का मतलब क्या, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है सीडीएस में, ठीक है। अभी क्वेश्चन इसके बाद ही है, तो देखिए पहले इसको समझिए। मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने ये बताया कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, एक त्रिभुज हमने लिया यहाँ पे, देखिए एक त्रिभुज ये है, इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी, और दूसरा एक त्रिभुज हमने लिया जिसका नाम दे दिया क्या जी, पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमने बोला कि इनके संगत कोण बराबर, यहाँ पे अगर हमने ये राइट कर दिया कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर, कोण बी जो है इसके कोण क्यू के बराबर, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर, इस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। समरूप का होने मतलब होता है कि एक जैसे दिखने में हो, आकार उनका छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दिखने में क्या हो, एक जैसे हो, तभी वो सिमिलर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो जाए और उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाए, समान अनुपात में आए, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शनल, मींस प्रोपोर्शनल, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि यह जो त्रिभुज है वह समरूप है। और समरूपता को दिखाते कैसे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे हमने एंगल, ये एंगल इस एंगल के एंगल बी क्यू के, एंगल सी आर के, तो इस कंडीशन में राइट करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है। बस एंगल, ये समरूपता का, सिमिलरिटी का यह साइन होता है, ठीक है, यह समरूपता का साइन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह समरूप है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। इसका यूज कैसे है तो इसको समझिएगा। अब जैसे ही समरूप हो जाएंगे, जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होंगे, उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती का मतलब क्या, देखिए जैसे हमने बताया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए, तो समरूप जैसे ही होंगे, ये जैसे ही समरूप होंगे, इनकी भुजाएं समानुपाती, मतलब ए बी अपान में पी क्यू आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर लेंगे ए बी अपान में पी क्यू, और यहाँ से राइट करेंगे बी सी अपान में क्या, बी सी अपान में क्यू आर। यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वल्स टू बी सी अपान में क्यू आर, और यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे ए सी, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, पी आर, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, माइंड में लॉक करके रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, समान अनुपात में आती हैं। जैसे आप ये पार्ट मिल गया कि ए बी सी समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, देन यू कैन राइट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ देयर साइड्स, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर, और ए सी अपन पी आर बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है माइंड में लॉक करके रखना है, क्योंकि इसी से संबंधित अभी देखिए क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्या करना है, आपको माइंड में लॉक करके रखना है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर और उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएं, तो वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यह जो है एक सर्कल है, आगे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता है ना, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, अब समझिए इसमें, यह जो है एक सर्कल है, इस प्रकार का एक सर्कल है, ठीक है। ये फिगर, कंप्लीट फिगर ये है, इसको ध्यान रखना आपको। इन द फिगर पी क्यू इज द डिस्टेंस, सॉरी, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो पी क्यू है वह क्या है, एक डायमीटर है किसी सर्कल का, हुज सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर क्या है जी, उसका सेंटर ओ है। तो कह रहा एंड ओ एस इज ए परपेंडिकुलर ऑन पी आर,
ये जो ओ एस है यह परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर। किस पर परपेंडिकुलर है, पी आर पर। तो कह रहा है कि देन ओ एस इज इक्वल्स टू, यह ओ एस किसके बराबर है। अब यहां से जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसी से संबंधित ये सारी चीजें हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, शायद देख लेते हैं। ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन है। और इसको, ये जो क्वेश्चन है जितनी सारी चीजें मैंने बताया उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जा चुका है। देखिए कैसे, यहां पे आपको कह रहा है कि देन ओ एस यह जो है किसके इक्वल होगा। आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, शायद मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो है कॉर्ड है, क्या है जी, यह कॉर्ड है। यह जो है एक जीवा है, एक वृत्त की क्या है, जीवा। और केंद्र से जब जीवा पर कोई रेखा, कोई लाइन खींची जाती है तो वह ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन भी है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल भी है। ठीक है, हमने क्या बताया कि सेंटर से, केंद्र से किसी जीवा पर अगर लाइन खींची जाएगी तो वह परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और दूसरी चीज हमने ये बताया कि अर्धवृत्त में, इतने पार्ट में अर्धवृत्त में बना कोण जो है समकोण होता है, मतलब ये भी 90 डिग्री है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। और आपको ये पता है कि यह दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पी ओ है वो बराबर है किसके, पी ओ बराबर है ओ क्यू के, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, यह क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर है। साथ में हम लोग ये कह सकते हैं कि पीओ, ये पी ओ और ओ क्यू बराबर है। इसका मतलब हम लोग राइट कर सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ क्यू। समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने राइट कर लिया कि ये इक्वल ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, और हमने राइट कर लिया कि पी क्यू जो है वह इक्वल है पी ओ प्लस ओ क्यू के। तो यहाँ से हम लोग राइट कर पाएंगे कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग राइट ये कर सकते हैं, ध्यान देना है आपको, कि पी ओ किसके इक्वल है, पी ओ ओ क्यू के। तो इस पी ओ के प्लेस पे हम लोग ओ क्यू राइट कर सकते हैं, या फिर ओ क्यू के प्लेस पे पी ओ राइट कर सकते हैं, और पहले से इधर ओ क्यू है। तो इसका मतलब जो ये पी क्यू है, पी क्यू यह इक्वल हो जाएगा किसके, टू ओ क्यू के। ये पॉइंट्स माइंड में लॉक करके, अभी देखिए क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ, हमें तो चाहिए क्या, ओ एस किसके इक्वल है, ये हमने बता दिया इंपॉर्टेंट में। इसको समझिए, अगर हम लोग बात करें, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इतना हमने बताया ये। अब दूसरा पार्ट देखिए इसका, इस ट्रेंगल में हम लोग बात करेंगे, इस ट्रेंगल की, इस ट्रेंगल और एक बड़ा वाला ट्रेंगल, इन दोनों को हमें करना है जी समरूप। ये पॉइंट तो आपको माइंड में लॉक करके रखना ही है, और ये आपको पहले से पता ही है कि इसमें दो रेडियस है, तो हमने इसने पी क्यू इज इक्वल टू एक डायमीटर में दो रेडियस, तो वही हमने राइट कर लिया है, कुछ नहीं है ये, है ना। अब आगे देखिए, यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो इसको हम लोग ऐसे राइट कर लेंगे, समरूप कैसे है, तो इसको भी देखिए, इसमें भी एक 90 डिग्री, इसमें भी एक 90 डिग्री, दोनों में यह जो कोण है पी, जो एंगल पी है दोनों में है। इसका मतलब हम लोग राइट कर सकते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, तो त्रिभुज पी ओ एस में पहले फोकस करिए, त्रिभुज पी ओ एस में, पी ओ एस तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए पहले, इस त्रिभुज में कोण P है, तो बड़े वाले त्रिभुज पी क्यू आर में भी P आ रहा है। इसका मतलब कोण P जो है इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब ये उभयनिष्ठ कोण है, जिसको बोलते हैं कॉमन एंगल। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल। चलिए ये हो गया जी उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल। ये बेसिक से मैं बता रहा हूँ, बेसिक से आप समझिए। उसके जस्ट बात करें तो इसमें भी POS में भी एक 90 डिग्री एंगल S है, एंगल S 90 डिग्री है, और इसमें एंगल R 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल R 90 डिग्री, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ईच 90 डिग्री, क्या, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है। जैसे ही किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए।
तो जैसे ये दोनों कोण बराबर, देखिए ये कोण सेम सेम के हैं और ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री। अब मैं कह सकता हूं कि यह त्रिभुज इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप। समरूप क्या होता है, तो आकार छोटा बड़ा हो सकता है, आकार क्या होगा, इसकी जो साइज है वो छोटी बड़ी होगी, वही समरूप है, लेकिन रूप में समान होना चाहिए। तो रूप में समान इसलिए कि 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ भी, और एक कोण जो है कॉमन है, वो बेनिस्ट है। तो अब हम लोग अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो पीओएस है वह समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि त्रिभुज पीओएस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और जस्ट मैंने बताया कि जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होती हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। इसका मतलब हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पे पी ओ बटे में, देखिए पी ओ, उनकी भुजाएं समानुपाती होती है तो पी ओ अपान में पी क्यू, देखिए पी ओ अपान में क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमने राइट कर लिया पी ओ अपान में पी क्यू इज इक्वल टू में, यहाँ से हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं। देखिए इसका ओ एस लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, क्यू आर ले लेंगे। ओ एस यहाँ पे हमने राइट कर लिया ओ एस अपान में क्यू आर, आपको यही समझना है, ओ एस अपान में क्यू आर। अब देखिए एक चीज आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सारी चीजें डिस्कस होने वाली। ये किसके इक्वल आने वाला है, तो यहीं से देख लीजिए, ये पी ओ है, और भी आगे लिख सकते हैं लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है पी एस और पी आर का, तो छोड़ देते हैं। ये पी एस अपान पी आर, चलिए यहाँ पे इसको हम लोग रख लेते हैं। ये तभी लिख सकते हैं जब दो त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तभी उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू पी ओ है तो हमने क्या रख दिया जी, पी ओ। यहाँ पे देखिए पी ओ रख लिया। ये पी ओ किसके इक्वल है, आप बताइए, यह पी ओ इक्वल है ओ क्यू के, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं ओ क्यू। अच्छा ये पी क्यू किसके इक्वल है, तो यह पी क्यू इक्वल है टू ओ क्यू के, यहाँ पे राइट कर लिया हमने टू ओ क्यू, और इक्वल में चल रहा है ओ एस अपान में क्यू आर। हमें तो चाहिए ओ एस की वैल्यू, तो देखिए इससे यह क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ एस अपान में क्यू आर। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हमें चाहिए किसका, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 1/2 क्यू आर इक्वल्स टू में क्या, ओ एस। तो ओ एस की जो वैल्यू आ गई वह हाफ ऑफ क्यू आर, मतलब यह जो ओ एस है इसका हाफ है। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं, यही फाइंड करना था। देन फाइंड द ओ एस, तो ओ एस जो है यह बराबर है, इक्वल है हाफ ऑफ क्यू आर के, 1/2 गुणे क्यू आर, मतलब ये क्यू आर का आधा है ओ एस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी टाइप से क्वेश्चन वो डिजाइन करता है सीडीएस। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जितने भी अभी मैंने नोट्स बताए ये आपको माइंड में लॉक करके रखना है, कॉपी में नोट्स बनाइए और डेली कंटिन्यू इस चैनल पे आप बने रहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे कोर्स जितने भी हैं, ठीक है, जितना भी है मैं आप लोग को पूरा उपलब्ध कराऊंगा और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है क्या करें, आप थोड़ा सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर भी करें। ठीक है, सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से ये सब कुछ चल सकता है। ठीक है, और जो भी दिक्कतें आए आप तुरंत बताएं कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, जो भी चीज़ें हों। और यहाँ पे मैं सारे कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ, बी एच यू बी एस सी इंट्रेंस हो गया टेस्ट, उसको भी लेकर आ रहा हूँ, बी एस सी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स भी मैं लेकर आ रहा हूँ इसी चैनल पे सी डी एस गुरुजी 94 पर। ठीक है, इसी चैनल पर मैं लेकर के आ रहा हूँ, और आप क्या करें, थोड़ा हमें सपोर्ट करें सी डी एस गुरुजी 94 चैनल पे। ठीक है जी, इस पे आप जो है सी डी एस गुरुजी 94 पर हमें सपोर्ट करें। और यहाँ पर एनडीए की बैच चली रही है। ठीक है, इसी चैनल पे एनडीए का मैं पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ, तो एनडीए का मैं नोटिफिकेशन बता दिया हूँ, वहाँ पे आप जाकर उसको भी देख लीजिए और फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि यह जो है आज ही से ये इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है 2023 के लिए। तो आप बने रहिए और साथ में सपोर्ट भी करिए। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं, जय हिंद।